नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का सेकंड मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज का ये दूसरा मॉडल पेपर है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, आपका प्रकाशन के क्षेत्र में भी होता है, तथा वैज्ञानिक कोई अनुसंधान अगर करते हैं उसमें भी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। आजकल जो सॉफ्टवेयर का हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि आधा कार्य जो है सॉफ्टवेयर पे जो है अच्छे से उसमें डिकोडिंग कर दिया गया रहता है, तो उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर कार्य करने लगता है। ठीक, इसलिए सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा इस समय यूज हो रहा है। ठीक है, मैन्युअली काम कम करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए इसका उपयुक्त ऑप्शन सभी हो जाएगा। कौन सा उपयुक्त? सभी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर। तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर आपके सुपर कंप्यूटर। कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दिया है इसमें 14, 10, 12, 15। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12। कौन सा हो जाएगा? 12। अब देखिए, फंक्शन की का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कीबोर्ड में कि F1 से लेकर F12 तक, यानी कि F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, यानी कि इतनी जो 12 संख्याएं, यानी कि 12 जो बटन होती हैं F1, F2 करके, इन सब का अपना अपना एक अलग अलग कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके किसके आधार पे हम बांट सकते हैं? कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला आपका विकास के आधार पे, हम बिल्कुल विकास के आधार पे भी कर सकते हैं, यानी कि पहले कौन सा कंप्यूटर आया, फिर इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, फिर इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया। ठीक, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर के आधार पे हम भी बांट सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर किस कंप्यूटर में सपोर्ट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर किस कंप्यूटर में नहीं सपोर्ट करते हैं, इसके आधार पे भी हम बांट सकते हैं। क्रियाकलाप के आधार पे भी हम बांट सकते हैं कि किस कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, या स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या ओल्ड क्वालिटी का है, तो इसके आधार पे भी हम बांट सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर की विशेषताएं। तो देखिए, कंप्यूटर का विशेषताएं है कि गति करना, यानी कि वह बहुत तेजी से कार्य करता है, इसलिए गति का उसमें गुण पाया रहता है। इसके बाद स्मरण की क्षमता, यानी कि वो उसमें जो हम चीज़ डाटा सेव कर देते हैं वो भूलता नहीं है। ठीक, एक ये उसमें जो है क्वालिटी होती है, यानी कि विशेषताएं होती है। और तीसरी बात ये होती है कि शुद्धता पूर्वक कार्य करता है, जितना हम इनपुट देते हैं वो उसी हिसाब से उतना ही कार्य करता है, अपने हिसाब से अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है। ठीक, इसकी ये शुद्धता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? चलिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चन क्या है, रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? तो रिसाइकल बिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक बॉक्स नुमा होता है, जैसे आप देखते हैं कूड़ादान, देखते हैं ना, कूड़ेदान का एक बॉक्स होता है, कुछ उसी टाइप का होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जो हम डिलीट किए गए आइटम को रीस्टोर करते हैं। अगर रिसाइकिल बिन से भी डाटा डिलीट कर दिया जाए तो फिर हम वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमें अति लघुत्तरी में उत्तर देना, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे, बाकी हम और उसमें बढ़ा के लिख सकते हैं अगर लघुत्तरी में पूछा गया तो। ठीक है, जैसे हम कोई फोटो अपना डिलीट किए या वीडियो डिलीट किए या कोई भी अपनी फाइल हम डिलीट किए, तो कहाँ पे जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक, वो तो मतलब पूरा नहीं डिलीट होता, वो आपका शायद 30 दिन के लिए आपका दे देता है। अगर 30 दिन तक आप उसको रिस्टोर नहीं किए तब जाके वहां से वो डिलीट होता है। ठीक, अपने फोन में भी देख सकते हैं, बिन के नाम से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वही रिसाइकिल बिन के नाम से भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको केवल बिन के नाम से मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप खोलेंगे तो रिसाइकिल बिन ही मिलेगा। ठीक, तो वहां से भी अगर हम जाएंगे, कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गया तो उस पर हम जाएंगे रिसाइकिल बिन पर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जो हमारा आइटम डिलीट हुआ रहेगा उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद एक रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, उसको रीस्टोर करेंगे तो फिर वो हमारे कंप्यूटर में वापस आ जाएगा, चाहे फोटो हो चाहे फाइल हो कुछ भी। ठीक है, ये आपका हो गया रिसाइकिल बिन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका MS एक्सेल क्या होता है? तो MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस तथा ग्राफिक का प्रयोग
अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ का जैसे स्प्रेडशीट बनाना हुआ या डाटाबेस बनाना हुआ, तो क्या होता है कि जैसे किसी का मार्कशीट बनाना हुआ या किसी का सैलरी शीट बनाना हुआ, तो उसमें क्या करते हैं, हम अच्छे से उसको बना लेते हैं। एक प्रकार से आप मान के चलिए अकाउंटिंग का काम होता है उसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। जिस प्रकार हम मन चाहा चीज सर्च करते हैं या खोजते हैं और उससे जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसे आपका किससे किससे हम लोग खोजते हैं, क्रोम से खोजते हैं, गूगल से खोजते हैं, याहू से भी खोजते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार क्या सर्च इंजन है ना। तो इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला है आपका BIOS का पूर्ण नाम लिखिए। तो BIOS का पूर्ण नाम आपका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो हमारा जो स्क्रीन होता है उसके बैकग्राउंड जो लगा होता है प्लास्टिक का डिब्बा, उसे क्या कहते हैं? तो विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक, अगला सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे एक सेकेंड, वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे आपका CD हुआ, रोम हुआ, पेन ड्राइव हुआ आदि, ये सब सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर का विकास की आखिर कितनी पीढ़ियाँ? 5 पीढ़ियाँ। ठीक है, कितनी पीढ़ियाँ? 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का क्या कार्य है? मॉडेम, तो मॉडेम का मतलब पहले आप समझिए मॉडेम क्या होता है। कि मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यानी कि एक मॉडेम हमारे कंप्यूटर को एक मानक फोन लाइन या हमारे केबल से जोड़ता है, जो हमें डेटा भेजने या डेटा प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे मॉडेम ही कहते हैं। ठीक, इसके मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या डाटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये आपका मॉडेम कहलाता है। अगला है आपका, इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट की निम्नलिखित सेवाएं हैं। तो पहला सेवा क्या है, इंटरनेट के उपयोग की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक, क्योंकि हर जगह हम लोग उसका इंटरनेट का ही इस समय यूज कर रहे हैं। प्रतिदिन 1 से 2 नए उपयोग हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि इंटरनेट से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, जो कि मनुष्य के अतिरिक्त कार्य को आसान बनाता चला जा रहा है। इसके मदद से बैंकिंग हुआ, चाहे निवेश संबंधी कोई कार्य हुआ, चाहे वस्तु की खरीदारी हुआ, तथा विभिन्न कंपनियों के कार्य भी किए जाते हैं। आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो प्रचार प्रसार क्या करते हैं, इंटरनेट के ही माध्यम से लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनेट जो है इस समय जो है मनुष्य के जीवन में बहुउपयोगी बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? सर्च इंजन क्या होता है? कि सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं आसानी से ग्रहण करते हैं, तथा भारत में सर्वप्रथम जो सर्च इंजन आया वह याहू आया था। वर्तमान में लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, लेकिन पूर्ण रूप से सही जानकारी कोई नहीं देता। उदाहरण के लिए जैसे आप मान सकते हैं कि याहू हुआ, चाहे क्रोम हुआ, चाहे गूगल हुआ, आप अगर खोजेंगे तो सभी टोटल पूर्ण जानकारी कोई भी आपका जो है सर्च इंजन नहीं देगा। कि एक जगह खोजे तो सारी जानकारी मिल जाए वहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी ले।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम समझाइए। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है तथा अगर यह कंप्यूटर ओएस ना हो, अगर कंप्यूटर में ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, क्रियाविहीन हो जाएगा। बिल्कुल कंप्यूटर क्रियाविहीन हो जाएगा, ना तो कुछ वह मेमोरी में संग्रहित कर पाएगा, ना तो आप जब कुछ इनपुट देंगे तो ना उसे वो उसका अनुपालन कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, इस प्रकार हम लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए और हम आगे देख लेते हैं इंकजेट प्रिंटर तथा लेजर प्रिंटर में अंतर बताइए। सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर फिर देख लेते हैं, फिर इसके बाद लेजर प्रिंटर देख लेते हैं। तो पहला है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसमें नोक का प्रयोग किया जाता है। नोक छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं जो स्याही के बूंदों में बदल जाते हैं और इस प्रिंटर की छपाई होती है तथा इस प्रिंटर की गुणवत्ता उत्तम होती है। ये तो आपका हो गया इंकजेट प्रिंटर। ठीक, लेकिन अगर हम लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर बीम का प्रयोग होता है। लेजर बीम का प्रयोग करके इसमें इमेज को प्रिंट किया जाता है तथा यह अत्याधुनिक प्रणाली है। इस प्रिंटर की स्पीड पेज प्रति मिनट होती है। यह एक बार में पूरे पेज को लगभग प्रिंट कर देता है। ठीक, और इसकी जो है क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी स्पीड भी तेज होती है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल या किसी अन्य माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संचार माध्यम के सहारे आपस में एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण करते हैं। यानी कि आपस में परस्पर संप्रेषण यानी कि अपने जो है किसी भी डाटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो संप्रेषण का मतलब ये नहीं है कि विचारों का आदान प्रदान है। कंप्यूटर की भाषा में आप डाटा को ट्रांसफ़र या रिसीव, है ना, यहाँ से तात्पर्य इसका है। चलिए अगला है आपका किसी भी पीडीएफ या फाइल या वीडियो को किस प्रकार आप अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनेट को क्या करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर किसी भी वीडियो और पीडीएफ को सेलेक्ट करके संबंधित वेबसाइट को ओपन करेंगे। फिर ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर पुनः जो है फाइल वीडियो या फाइल जो होती है वो स्वतः अपलोड हो जाती है। ठीक, ये तो होगा वीडियो फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका जो है पूरा 18 क्वेश्चन हमने करा दिया। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।